नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम जो है संविधान पॉलिटी पढ़ रहे थे और ये जो पॉलिटी है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के अलावा आप किसी भी अगर वन डे एग्जामिनेशन का इम्तिहान देना चाहते हैं या फिर अगर स्टेट सर्विस का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन सभी के लिए लेक्चर जो है उपयोगी होगा। ठीक है, तो आज जैसा कि हमने इसके पहले के लेक्चरों में बात किया हुआ है कि किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ और उसमें किस प्रकार की समितियां बनाई गई, आज हम जो है संविधान में बनाए गए सभी अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे और उनको किस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जैसा कि संविधान का जो संविधान के अनुच्छेदों को जो है भागों में बांटा गया है, तो जो पहला भाग है जिसको हम कहते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब कि अनुच्छेद का जो पहला भाग है वो संघ और उसके राज्य के क्षेत्रों से संबंधित है। अब बात ये आती है कि संविधान के पहले भाग में राज्य संबंधित क्यों दिया गया है, केंद्र के बारे में क्यों नहीं बात किया गया है। पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो बात ऐसा था कि भारत जब आज़ाद हुआ था, मतलब कि स्वतंत्र हुआ था, तो स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश लोगों ने ये कहा था कि भाई जो राज्य चाहें वो भारत में आ सकते हैं या फिर जो चाहे वो पाकिस्तान में जा सकते हैं। तो उस समय कंडीशन ऐसा था कि उसमें 500 से भी ज़्यादा संघ थे, जो कि 500 से भी ज़्यादा संघ थे। तो ये चाहते कि चलो भाई ऐसा रहता है कि हम सभी लोग जो है अपना स्वतंत्रता बनाए रखते हैं और अच्छे से रहेंगे। मतलब कि ये लोग न तो भारत में जाना चाहते थे और न ही पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो उस समय ऐसा हुआ था कि नेहरू जी ने क्या किया था कि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और मेनन जी को ये काम दिया था कि आप इन जो 500 से ज़्यादा जो संघ हैं, इन संघों को भारत में मिलाएं। ठीक है, भारत में, इसमें भारत में मिलाएं। इसको मिलाने का काम किसको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को और मेनन जी को। तो उन्होंने क्या किया कि सभी चीज़ों राज्य संघों से जो है भारत का निर्माण किया। मतलब कि जो भारत का जो निर्माण हुआ था वो राज्यों से मिलकर बना हुआ था। सभी राज्यों को इसमें जोड़ा गया था, सभी राज्यों को जोड़ के बना भारत। और जबकि वही चीज़ अगर हम देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ था कि वहाँ पर जो राज्य थे उन लोगों ने कहा अपने से, मतलब कि ये आज़ाद नहीं होना चाहते थे, इन्होंने अपने से कहा कि चलो हम लोग आपस में मिल के केंद्र का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर राज्यों को मिलाया गया और यहाँ पर राज्य ने अपने से मिलके केंद्र का निर्माण किया। और यही कारण से यहाँ पर भारत में जो है राज्यों के पास जो पावर है वो कम है और जबकि केंद्र के पास ज़्यादा है। और वही चीज़ अगर हम अमेरिका में देखें, यूएसए में देखें, तो यहाँ पर जो है राज्यों के पास जो है पावर ज़्यादा है और केंद्र के पास कम है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों ने खुद से जो मिलके केंद्र का निर्माण किया हुआ है। और एक अंतर क्या है कि भारत में हमें केवल एक बार एक ही नागरिकता लेनी पड़ती है। मतलब भारत में आप किसी भी राज्य में किसी भी जगह रहते हैं तो केवल एक ही नागरिकता लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो वहाँ आपको दो नागरिकता लेनी पड़ती है, केंद्र के लिए और एक राज्य के लिए। तो आशा करता हूँ कि यह समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 1 में पहले हम संघ की बात क्यों करते हैं और उसके राज्य क्षेत्र, क्योंकि भारत को जो है राज्यों को जोड़ के बनाया गया है, सभी को जोड़ के फिर केंद्र बनाया। और यूएसए में क्या था कि सभी राज्य अपने से मिलकर केंद्र का निर्माण किए थे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाग 1 में किसके बारे में बात किया गया है। तो भाग 1 में जैसा कि 4 अनुच्छेद हैं, ठीक है, जिसमें कि मतलब कि भाग 1 ये भी क्वेश्चन आता है कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं। तो ये हो गया भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, जिसमें कि पहला अनुच्छेद क्या है, वो संघ का नाम व क्षेत्र के लिए बनाया गया है। मतलब कि किसी राज्य, संघ मतलब राज्य, किसी राज्य का क्या नाम होगा, उसका क्षेत्र कहाँ तक होगा, उससे संबंधित है अनुच्छेद 1। फिर अगर नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है या फिर गठन हो रहा है, मतलब कि अगर राज्य बहुत बड़ा है तो उसको जो है 2 भागों में बांट के 2 अलग अलग राज्यों की अगर स्थापना किया जा रहा है तो उसके लिए हम अनुच्छेद 2। फिर अनुच्छेद 3 में क्या है कि नए राज्यों का गठन, पुराने की सीमा क्षेत्र। अगर नया राज्य अगर बन रहा है तो उनका किस तरीके से सीमे का हम बंटवारा करेंगे, मतलब कि भाई आपका इतना हिस्सा है, आपका इतना हिस्सा है दोनों राज्यों का। तो उसके लिए जो है तीसरा अनुच्छेद प्रयोग में लाया जाता है।
और चौथा अनुच्छेद जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई भाग 1 के बारे में। अब हम आते हैं भाग 2 में। तो भाग 2 जो कि संबंधित है भारतीय नागरिकता से, तो मतलब कि इसमें भारत की नागरिकता किस प्रकार से मिली हुई है उसके बारे में भाग 2 में बताया गया है कि आपको भारत की नागरिकता जो है जन्म से प्राप्त हुई है या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी से परंपरागत रूप से प्राप्त हुई है, उसके बारे में। तो ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वनडे एग्जामिनेशन में नहीं आता। ग्रुप डी एनटीपीसी में भी केवल यही पूछेगा कि भाग 2 किससे संबंधित है, तो भारतीय नागरिकता से। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारतीय नागरिकता भाग 2, बस इतना। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसी के अंतर्गत जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था, जो कि सन 1992 में लाया गया था, जो कि किससे संबंधित है, विदेश में किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसी होगी। मतलब कि अगर उस समय होता क्या था कि मान लीजिए अगर आपका जन्म विदेश में हुआ है तो आपको वहाँ की नागरिकता मिलेगी कि नहीं, तो वो निर्भर करता है माता के जन्म स्थल के आधार पर। अगर आपकी माता ने आपको वहाँ जन्म दिया है और वो वहीं की रहने वाली हैं तो आपको विदेश की नागरिकता मिलेगी, जिसका संशोधन अधिनियम लाया गया है सन 1992 ईस्वी में। तो यहाँ तक जो है ये भारतीय नागरिकता का बस इतना ही पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका केवल नाम ध्यान दीजिए, कितने अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं, और इसके साथ साथ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको आप जान सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं भाग 3 पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इस पे जितना स्टार लगाएं वो कम है। भाग 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, और आपको अपने जो है अधिकारों की जानकारी भी होनी चाहिए, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो भाग 3 होता क्या है ये देखते हैं। भाग 3 जैसा कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ये अधिनियम लिया गया है पूरा। मतलब कि ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार, ये हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो बारी बारी से हम इनके सभी अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 12 जिसको हम लेख भी कहते हैं, पेपर में कभी कभी हो सकता है कि अगर लेख भी लिख कर आ जाए तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। लेख का मतलब भी होता है अनुच्छेद, और अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल्स। तो लेख 12 में क्या क्या है, लेख 12 में जो है राज्य की परिभाषा बताई गई है कि मतलब किसी राज्य को हम किस प्रकार से बताएंगे। राज्य का मतलब ये नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश राज्य है, ये अलग राज्य है। राज्य का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर किस प्रकार की शक्तियों का गठन किया गया है। मतलब राज्य जो है भारत सरकार, संसद, विधानमंडल, उसके अलावा जितने ही प्राधिकरण भारत की सीमा, सरकारी सीमा के अंतर्गत आते हैं, उनसे मिलकर एक राज्य का निर्माण होता है। उसी के बारे में जो है बताया जाता है लेख 12 में। फिर उसके बाद जो है अनुच्छेद 13 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर लेख 14 के तरफ आते हैं। तो लेख 14 जो है उसमें क्या है कि कानून के समक्ष समानता के अधिकार को बताता है। मतलब कि इसके लेख 14 में कानून के सामने चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई MP, MLA या कोई बहुत ही बड़ा VVIP व्यक्ति हो, या फिर कोई एक साधारण व्यक्ति हो जो कि दिनचर्या के रोज़ मेहनत करता है, रोज़ पेट भरता है, उन सभी के लिए कानून जो है एक समान होगा। मतलब कानून के समक्ष समानता। एक तरीके से कह सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको किसी तरीके का जान का खतरा है, तो अगर आपको पुलिस प्रोटेक्शन VVIP को मिलता है, और अगर आपने सिद्ध कर दिया आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो आपको भी जो है पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये किस में बात होती है, ये बात होती है कानून के समक्ष समानता। मतलब कानून के सामने हर कोई व्यक्ति जो है समान है। इसके बाद में किसके करेंगे, लेख 14। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कौन सा आर्टिकल में कौन चीज़ के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ तक तो बात हो गई लेख 14 की। अब इसके आगे हम आते हैं आर्टिकल 15 में। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 जो है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। मतलब आर्टिकल 15 में ये कह रहा है कि आप मेघालय में पैदा हुए हैं, या अरुणाचल प्रदेश में, या किसी भी राज्य में पैदा हुए हैं, किसी भी स्थिति में पैदा हुए हैं, किसी भी उच्च कोटि के वर्ग के परिवार में पैदा हुए हैं, या फिर निम्न कोटि के वर्ग के परिवार में, आपके साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी समानता का ही अधिकार है। आर्टिकल 16, लेख 16 में क्या कहा जा रहा है कि राज्य के अधीन कार्यालय में रोजगार व नियुक्तियों में समानता। मतलब कि अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में किसी भी प्रकार की अगर वैकेंसी आती है,
तो उन सभी के लिए जो रोज़गार में नियुक्ति के लिए सभी को एक समान मौका दिया जाएगा। अब आपके मन में बात आती होगी कि सर ऐसा हो कहाँ रहा है, ST SC को अलग आरक्षण रिजर्वेशन प्राप्त है, OBC को अलग रिजर्वेशन प्राप्त है और जनरल को रिजर्वेशन नहीं था, जो कि अभी 10% ला दिया गया है, ऐसा क्यों है? तो होता ये है कि अगर कोई वर्ग, जैसे मान लीजिए अगर ये बेस लाइन है और ST SC का जो विकास है वो इतना ही है, OBC का जो विकास है वो इतना ही है, जबकि जनरल का जो विकास है वो यहाँ तक है। हमें सभी में अगर एक समानता लानी है तो सबको हमको जो इस लाइन के पैरेलल लाना होगा। तो इसीलिए जो है सबको अलग अलग आरक्षण दिया गया है। अगर इसको इतना दिया गया है, इसको इतना दिया गया है, अब ये भी थोड़ा कम हो गया है, तो इसको बराबर लाने के लिए थोड़ा सा इसमें भी आरक्षण दिया गया है, तभी जो है सभी वर्ग एक समान होंगे। ठीक है। अब उसके साथ इसमें जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो संविधान में जो 103वां संशोधन हुआ था, संविधान में 103 संशोधन जो कि जनरल वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण मिला है, उसके लिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में ही जो है सुधार किया गया था। ठीक है, क्योंकि यही जो है दोनों का बताता है कि पहले तो धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। भाई आप ST SC हो, OBC हो, जनरल हो, कोई भेदभाव नहीं होगा, इतना था। लेकिन अब उनको नौकरी में भी रिजर्वेशन देना था, तो इसीलिए आर्टिकल 16, क्योंकि यही रोजगार से संबंधित है, इसमें जो है परिवर्तन किया गया। संशोधन का मतलब कि इसमें एक्सेप्टेड लगा दिया जाता है। ठीक है, कि अगर आपकी आय 8 लाख तक है और उसमें बहुत से पैरामीटर्स है, फ्लैट है, मकान है, उन सभी के आधार पे जो है इसको बताया गया है। तो मतलब ये आप ध्यान रखिएगा कि जो EWS मतलब 10% आरक्षण लाया गया है, 103वां संशोधन, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके लिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में जो है सुधार किया गया है। अब आर्टिकल 17 क्या कहता है? लेख 17 वो अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का मतलब हुआ छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत, जिसके अंतर्गत होता क्या था कि जैसे आप अगर नीचे जात के हैं तो आपकी तरह जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, आपको कुछ भी गलत कह दिया जाता था। तो उन सभी का अंत करने के लिए आर्टिकल 17 का प्रयोग किया गया है कि इस तरीके का ना आप तो कोई अभ्यास किसी वर्ग, जाति वर्ग के साथ करेंगे, ना किसी के साथ इस तरीके का हम व्यवहार करेंगे। और अगर इस तरीके का व्यवहार किसी के साथ अगर किया जाता है और अगर आप आर्टिकल 17 के तहत अगर आप उस पर केस कर देते हैं, तो इस पर कोई SI वगैरह जो है उस केस को हैंडल नहीं करता, डायरेक्ट ये जो है SP लेवल का केस बन जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने कहा, ये जो भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक, ये आपको दैनिक जीवन में कार आएगा। इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके साथ छुआछूत का व्यवहार हो रहा है तो आर्टिकल 17 के साथ अगर आप केस करते हैं जाके, तो उस पर एक SP लेवल का जो है अधिकारी वर्क करेगा। केस कर सकते हैं, यहाँ पे शिकायत भी कर सकते हैं, केस तो बाद में होगा। ठीक है। अब उसके बाद आता है आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का अंत कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 18 जो है कहता है कि राज्य जो है वो केवल शिक्षा और सैन्य क्षेत्र के अलावा किसी भी व्यक्ति को न तो कोई उपाधि देगा और न ही ग्रहण करेगा। उसके अलावा अनुच्छेद 18 में और क्या कहा गया है? अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक वो विदेशों से उपाधि को ग्रहण नहीं करेगा। मतलब अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है कि शिक्षा और सैन्य के अलावा कोई भी क्षेत्र से उपाधि नहीं ग्रहण करेगा और अपने नाम के आगे जो उपाधि नहीं लगाएगा। और उसके साथ साथ क्या कहा जाता है कि विदेशों से भारत का नागरिक उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर अगर भारत रत्न है तो अपने विजिटिंग कार्ड पे भारत रत्न लेके नहीं घूमेंगे। उनको मिला है वो अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अनुच्छेद 18 तक। अब उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 19 में, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिलाता है। कि मतलब आप अपनी बात को किस तरीके से रख सकते हैं, अपना एक्सप्रेशन कैसे दिखा सकते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं, उन सभी के बारे में जो बात होता है वो अनुच्छेद 19 में किया जाता है। तो अनुच्छेद 19 में जो है कुल मिला के 7 क्लॉट थे, जिसमें से एक क्लॉट को मतलब कि एक भाग को बाद में संशोधन करके निकाल दिया गया था। मैं आपको बारी बारी से सातों बताता जाता हूँ, जो निकाला गया था उसको बताऊँगा। तो आर्टिकल 19(1) और 19(2) था, तो हम मतलब कि 19 के 2 भाग थे। 19 के 1 पे आते हैं, फिर उसमें 7 क्लॉट थे, जिसमें 19(1) का A में क्या कहा गया है? भाषण देने की स्वतंत्रता।
भाषण देने की स्वतंत्रता की मतलब कि आप कहीं पर भी अपने व्यक्ति को बता सकते हैं। अब भाषण देने का मतलब ये नहीं हुआ बोलने, भाषण देना और बोलना दोनों इसके क्षेत्र में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी व्यक्ति को कुछ भी बुरा भला कर दें या कर दें, तो मेरी 19(1) के तहत जो है मुझे अधिकार मिला है। ठीक है, मतलब आपको ऐसी बात नहीं करना है कि जिससे पता चला कि अगला व्यक्ति एकदम डिप्रेशन में चला गया। तो 19(1) में आपको केवल भाषण देने की, मतलब अगर आपको कोई समस्या है या फिर अपनी बात को एक अच्छे तरीके से ढंग में रखना चाहते हैं तो उसके लिए 19(1) प्रयोग में लाया जाता है। उसके साथ जो है जो प्रेस को जो स्वतंत्रता प्राप्त है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको कहा कि आप किसी को कुछ गलत नहीं बोल सकते, और प्रेस जो है किसी को कुछ भी कह देता है, राहुल गांधी को कुछ कर दिया, मोदी जी को कुछ तारीफ़ कर दिया, तो उसके आगे जो है क्या करता है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। मतलब वो उसकी पुष्टि नहीं करता है, बस केवल आर्टिकल 19(a) की पावर को यूज करते हुए वो अपनी अभी व्यक्ति को व्यक्त करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक यही बनता है कि जो प्रेस होती है वो किस पावर का प्रयोग करके अपनी बातों को जनता के सम्मुख रखती है, तो वो है आर्टिकल 19(1). फिर उसके बाद इकट्ठा होने का अधिकार, मतलब कि आप बिना हथियार लिए किसी पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा हो सकते हैं, बस आपके पास किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त करने वाला हथियार नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास कहीं भी जो है इकट्ठा होने का अधिकार है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कुछ स्कूल के बच्चे यहाँ हो गए 10-5 लोग अगर कहीं अगर इकट्ठा होते हैं तो पुलिस वाले मना करते हैं, तो उसका कारण ये नहीं है कि उनके पास पावर है, बस वो इसलिए करते हैं कि वहाँ किसी तरीके का कोई भीड़ के कारण झगड़ा वगैरह ना हो, तो इसीलिए जो है इस पावर बिना पावर के वो ऐसे हटाते हैं। उसमें आपको अधिकार है कि आप कहीं पर भी इकट्ठा होकर जो है बात कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला जो है इसका पहले का सी देखते हैं। तो पहले 19 के पहले का सी क्या कहता है कि जो है संघ बनाने का, मतलब आप किसी तरीके का कोई यूनियन बना सकते हैं, मतलब कि एक तरीके से कर सकते हैं संघ, मतलब जैसे व्यापार संघ हो गया, मछली विक्रेताओं का संघ हो गया, इसी तरीके से आप विभिन्न प्रकार के संघ बना सकते हैं। फिर उसके बाद 19(1) का डी में क्या कहा जा रहा है कि आप भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं, मतलब कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप चाहे हिमालय जाएँ, श्री कश्मीर जाएँ, किसी भी क्षेत्र में जाएँ तो वहाँ पर आपको जाने का अधिकार है। इसकी पावर आपको कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 1 के डी से मिलती है। बस उसके साथ आपको ध्यान ये देना है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर कि ये कहा जाता है कि किसी आम साधारण आदमी का जाना वहाँ पे उचित नहीं है, तो उसके लिए जो है आपको 1 लाइन परमिट लेना पड़ता है, 1 लाइन परमिट OLP लेना पड़ता है, जिससे कि आप सूचित करें कि मैं इस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, तो आपको उस हिसाब से जो है वहाँ की जानकारी दे के भेजा जाता है कि आप इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद 19(1) का ई वाला भाग क्या कहता है कि आप निवास करने का, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। जैसा कि इसके पहले कश्मीर में आर्टिकल 370 लगा हुआ था, तो वहाँ पे निवास नहीं कर सकते थे, वो एक्सेप्टेड था कि उसको छोड़ के, लेकिन अब उसको भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया है, मतलब मिला लिया गया है, तो आप भारत में कहीं पर भी जो निवास कर सकते हैं। इसका अधिकार आपको आर्टिकल 19(1) के ई से मिलता है। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्लॉज मिस है, 1 का F, जिसको आर्टिकल 19(1) से निकाल दिया गया है। और ये क्या था, ये था संपत्ति का अधिकार, मतलब कि आप संपत्ति का अधिकार रखते हैं, आपकी जो संपत्ति है उसको रखने का अधिकार रखते हैं। लेकिन इसको आर्टिकल 19(1) से निकाल के दूसरे में शिफ्ट कर दिया गया था। किस में गया था मैं आपको जब वहाँ पहुँचूँगा तब बताऊँगा, ठीक है, वहाँ से आपको रिकॉल करा दूँगा। और ये कब किया गया था, ये डेट्स आप याद रखिएगा, जो कि रखा गया था 44वां संशोधन जब हुआ था, कौन से सन में, सन 1978 में। इस सन में जो है इस क्लॉट को इसमें से हटाया गया था। अब तो यहाँ तक ये 6 हो गया, इसको निकाल दिया गया था। फिर हो गया 1 का जी, जिसमें कि कोई भी व्यापार व्यवसाय करने का, मतलब कि आप किसी प्रकार का कोई भी व्यवसाय और कोई भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता की जो है अधिकार किस में मिलती है हमको, आर्टिकल 19 के 1 के जी में। तो क्वेश्चन में अगर ये आएगा कि पहले एक में कितने भाग थे, तो पहले थे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसको निकाल दिया गया, तो अब कितने भाग हैं, एक में 6 भाग हैं। फिर उसके बाद 19 के पहले के 2, मतलब कि 19 का ये 1 है, तो उसी तरह 19 का 2 भाग था। 19 का 2 के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में जो है हम बात नहीं करेंगे। अब उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 20 में। तो अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 20 संबंधित है अपराधों के संरक्षण से, मतलब कि अगर अपराधियों से अगर आपको अपराध के आप कोई करते हैं तो उसमें आपको किस तरीके की फैसिलिटी मिलती है, आपको संरक्षण मिलती है, उसके बारे में इसमें दिया गया है। इसके भी 2-3 पैरामीटर हैं। क्या कहता है
कि केवल कानून के उल्लंघन करना ही जो है इसको अपराध माना जाएगा और आपको उसी के आधार पर जो है सज़ा दी जाएगी। मतलब कि अगर आप कोई प्रकार का अगर कुछ करते हैं सज़ा वाला कार्य, अगर वो कानून के अंदर आता है, मतलब जो बनाया गया है, तभी आपको जो है सज़ा मिलेगी, अन्यथा आपको सज़ा नहीं मिलेगी। दूसरा क्या कह रहा है कि अपराध के समय के तहत कानून से सज़ा, मतलब कि जिस समय आपने अपराध किया उस समय जो कानून बना हुआ था उसी के आधार पर आपको सज़ा मिली जाएगी। नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे जो निर्भया कांड हुआ था तो उस समय क्या था कि जो एक युवा, मतलब कि वयस्क जब व्यक्ति जो बड़ा हुआ था वो उम्र कितना माना गया था, 18 वर्ष था। लेकिन निर्भया कांड में हुआ क्या था कि उसमें एक विक्टिम जो था उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, तो इसीलिए जो है फिर वहाँ पर इसमें आर्टिकल में संशोधन किया गया और वयस्कता की उम्र 18 से कम कर दी गई। लेकिन निर्भया कांड जो है उसके पहले का केस था, तो उसके जो अपराधी थे उनकी सज़ा नहीं मिलेगी। अब उसके बाद जो ऐसा कांड करेगा उसको ये सज़ा मिलेगी। तो वही कहा गया है कि अपराध के समय के तहत कानून से सज़ा। ठीक है। फिर तीसरा क्या कहा है, गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपको किसी तरीके का जबरन जो है गवाह नहीं बनाया जाएगा। अगर आपने उस चीज़ को होते हुए देखा है, इस तरीके का कोई घटना, तभी आप उसके गवाह बन सकते हैं। इसलिए जब गवाही ली जाती है तो उसमें जो है किसी तरीके का आपको जबरन मजबूर नहीं किया जाता। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आर्टिकल भाग ए, अच्छा हाँ, एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जो लेख 14 से लेकर लेख 18 तक आता है इसको कहा जाता है समानता का अधिकार। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 14 से 18 तक को क्या कहा जाता है, समानता का अधिकार। तो आज हमने जो है अनुच्छेद 20 तक बात किया है। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम अनुच्छेद 21 की बात करेंगे कि जीने का अधिकार क्या होता है, जीने के लिए हमारे कौन कौन से अधिकार बनाए गए हैं, जो कि हमारे जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको बताया गया सभी जानकारियां समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा यदि आप चैनल पर नए हों। और अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो या अगर आपको बताया गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपने कीमती सुझाव हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा, जिससे कि हम वीडियो में अच्छे से और जो है प्रोत्साहित होंगे आपके दिए गए कमेंट से। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।